प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सभी एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एक कहानी यह भी। यह आत्मकथ्य गद्य विधा में लिखा गया है। इसमें लेखिका मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी जी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ। उनकी स्नातक शिक्षा अजमेर राजस्थान से हुई। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया था। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन किया। अवकाश प्राप्ति के बाद अब वे स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव से उनका विवाह हुआ था और वे उनके पति हैं। मन्नू जी की रचनाएं प्रमुख हैं, इस प्रकार हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह है, आपका बंटी महाभोज उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्मों तथा टीवी धारावाहिकों के लिए भी लिखा है। इन्हें हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान प्राप्त हो चुका है। अन्य भारतीय पुरस्कारों में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। मन्नू जी का साहित्य प्रेरणा, गतिशीलता, चिंतन और संस्कार का साहित्य है। उनकी रचनाओं में सड़ी गली परंपराओं के प्रति विद्रोह के स्वर सुनाई पड़ते हैं। उन्होंने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की समस्या का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। महाभोज उपन्यास हमारे राजनीतिक शिखर पर बैठे घुने घाघ राजनेताओं पर व्यंग है। उनकी सजा कहानी न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाती है। उनकी दो कलाकार कहानी स्पष्ट बताती है कि कला जीवन के लिए है, मनोरंजन या ग्लैमर के लिए नहीं। उन्होंने मानव मन की पीड़ा और स्त्री मन के सुलगते विद्रोह को पूरी संवेदना के साथ व्यक्त किया है। मन्नू भंडारी की भाषा जनता की भाषा है, जनता के करीब की भाषा है। उन्हें पढ़कर प्रतीत होता है मानो हमारी कोई सखी, हमारा कोई मित्र अपने जीते जागते और भोगे हुए अनुभवों की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। वे नगरों महानगरों में प्रचलित शब्दों का खुलकर प्रयोग करती हैं। उन्हें हम मध्य वर्ग और नगरीय बोध की कहानी लेखिका कह सकते हैं। इस तरह से इस पाठ के लेखिका मन्नू भंडारी के संक्षिप्त परिचय के बाद क्षितिज भाग 2 की किताब में दिए हुए परिचय की ओर चलते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर में हुआ था। उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य, स्वतंत्रोत्तर का मतलब हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। एक प्लेट सैलाब, प्रमुख हस्ताक्षर जो उपाधि दी जाती है वह उन लोगों को दी जाती है जो उस युग को प्रतिनिधित्व करते हैं, उस युग के प्रमुख साहित्यकारों में एक होते हैं, विख्यात सुप्रसिद्ध कहानीकारों में एक हैं। उन्हें कहा जाता है प्रमुख हस्ताक्षर। तो प्यारे बच्चों, आपका बंटी महाभोज उपन्यास तथा इसके अलावा उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए अनेक पटकथाएं भी लिखी हैं। पटकथाएं स्टोरीज। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया उन्होंने। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान समेत अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास में भाषा और शिल्प की सादगी है। सादगी मतलब सिंपल शब्दों का चुनाव किया उन्होंने, कठिन साहित्यिक शब्दों का चुनाव कम ही किया है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। एक स्त्री होने के नाते स्त्री के मन की भावनाओं को, उसके मन की भी अनुभूतियों को इन्होंने अपनी कविता में उकेरने का प्रयास किया है। ठीक है।
आइए इसके बाद अब कहानी आत्मकथ्य परिचय की ओर चलते हैं। एक कहानी यह भी आत्मकथ्य के पाठ परिचय की ओर। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हमें जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने, आत्मकथ्य का मतलब होता है अपने बारे में कहना, कथ्य मतलब कहा जाए, कहना, आत्म मतलब अपने। उन्होंने उन व्यक्तियों घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर सामने आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, लेखकीय व्यक्तित्व क्या होता है? एक लेखक की जो पर्सनालिटी होती है, एक राइटर की जो पर्सनालिटी होती है, उसको किस तरह से प्रोत्साहित किया, किसने? शीला अग्रवाल ने, जो कि लेखिका के कॉलेज की प्राध्यापिका थी। तो लेखिका ने बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की की असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। किस तरह से एक सामान्य सी बालिका एक विशिष्ट बालिका बनती है, इस कहानी से, इस आत्मकथ्य पाठ से हम देख सकते हैं। सन 46-47 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू भंडारी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज और संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका दिखते ही बनता है। यह पाठ परिचय था। इसके पश्चात हम आते हैं अपने लेखिका के द्वारा लिखे गए पाठ पर। तो आप बीच बीच में कठिन शब्दों के अर्थ आप सुनते समझते जाएंगे, और जो इस पृष्ठ संख्या 93 पर जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ भी बीच बीच में बताते जाएंगे। आप बड़े ही इत्मीनान के साथ इस पाठ को पढ़ें, समझें और सीखने की कोशिश करें। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थीं। कौन? लेखिका अपने बारे में लिख रही हैं। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। साम्राज्य, अपने घर को साम्राज्य कह रही हैं, बहुत अच्छी बात। कहती हैं कि पैदा तो मध्य प्रदेश में हुई, लेकिन राजस्थान से इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो शुरू होती हैं, और जो उन्हें याद हैं, जो उन्हें अब तक याद हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमें वही घटनाएं याद होती हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं। उन सामान्य घटनाओं को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटती हैं, हम उन्हें सिलसिलेवार भूलते जाते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हो जाती हैं, हम उन्हें भूलने का दुस्साहस कभी नहीं कर सकते। कहती हैं कि पिताजी इनके, जो कि निहायत अव्यवस्थित ढंग से, मतलब जो सामानें हैं यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, पुस्तकें बिखरी हैं, पत्रिकाएं बिखरी हैं, अखबारों के बीच बीच के पन्ने बिखरे पड़े हैं, कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन जानते ही हैं, सूत्रलेख ना, मतलब कि बच्चों को अखबारों को पढ़ करके उसमें से जो कठिन शब्द हैं उनको डिक्टेशन लिखने के लिए देते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। व्यक्तित्व विहीन क्यों कहा? क्योंकि लेखिका ने अपनी माँ के भोले भाले सरल व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए शब्द का प्रयोग किया है। लेखिका की माँ एक असाधारण महिला थी और निहायत शरीफ थी, सज्जन थी। कभी इन्होंने पिता की बातों का विरोध नहीं किया और पिता की बातों का अपमान नहीं किया। उन्होंने आजीवन अपने पति की बातों में सहमति जताई। इन्होंने अपनी कभी इच्छा का इजहार नहीं किया। अपने पति और अपने पुत्रियों के लिए, संतानों के हित का ख्याल रखा, उनकी इच्छाओं का सम्मान करती रहीं। कभी उन पर अपनी इच्छा थोपी नहीं और कभी किसी पति या संतानों की इच्छा का निरादर नहीं किया। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिता की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव
तत्पर, एक ऐसी महिला जो कि अपने जीवन के सुखों को न्यौछावर करती हुई परिवार के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। ऐसी महिलाओं में एक इनकी माँ, लेखिका की माँ थी, जो कि हर समय अपनी संतानों की इच्छाओं का, जैसे ही बच्चे जो मन में इच्छा रखते तुरंत उसे लाकर हाजिर कर देती थी। और पिता की जब भी कभी आज्ञा कोई देते थे तो उनका पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। तो लेखक जो लेखिका के पिता हैं, न केवल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे बल्कि समाज सुधार के कामों से भी संबंध रखते थे और ऐसे कामों को ये करते भी थे। इससे क्या था कि इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी, सामाजिक मान सम्मान था और नाम था, मतलब सब जानते थे। नाम का मतलब ये होता है कि सब जानते हो, आसपास रहने वाले। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे बल्कि उन दिनों 8-8, 10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदा मतलब होता है पद, ठीक है, पोस्ट, ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। तो कहते हैं कि न समाज सेवा का इतना जुनून था कि 8-10 विद्यार्थियों को उन्होंने अपने घर पर रख कर पढ़ाया, उसके खर्चे दिए और उन्हें ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित भी करवाने का काम किया। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, जब उनकी नौकरी चाकरी व्यवसाय जब उनका चल रहा था, उस समय उन्होंने ऐसा किया। उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम। दरिया दिली होती है दिल खोल करके परोपकार की भावना के लिए समर्पित रहना, दिल खोल करके दूसरों के लिए खर्च करना, दूसरों की सहायता करना, दरिया दिली यही होती है। तो उनके भी चर्चे, उनकी बातें आप आसपास के मोहल्लों में विख्यात थी। एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति, पिता के व्यक्तित्व के बारे में लेखिका चर्चा करती हुई कहती हैं कि उनके पिताजी एक तरफ तो वे कोमल हृदय के थे, बहुत ही सॉफ्ट जो नेचर के थे, कोमल हृदय के थे, और संवेदनशील वे लोग होते हैं जो हर किसी की छोटी बड़ी भावनाओं से मतलब रखते हैं और किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, किसी के सुख में सुखी हो जाते हैं, किसी के नाराज़ होने पर दुखी होते हैं, किसी के रूठ जाने पर उन्हें मनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे संवेदनशील लोग होते हैं। तो एक तरफ तो कोमल और संवेदनशील थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी थे, बहुत जल्दी गुस्सा होते थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे और इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता था। और अहमवादी थे, अहंकारी थे। अहमवादी वे लोग होते हैं जो अपने आप को कुछ समझते हैं, कुछ लगाते हैं, मतलब कि स्वयं को श्रेष्ठ समझना अहमवाद है, स्वयं को उत्कृष्ट समझना अहमवाद है, औरों से सब और सभी से अपने आप को बेहतर समझना ही अहमवाद है। तो उनके पिताजी अहमवादी भी थे, क्रोधी थे, और दूसरी ओर उनका जो स्वभाव था वो कोमल और संवेदनशील भी था। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं। जो अच्छाइयां बुराइयां हैं उनको इस आत्मकथा में इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, पिताजी के बारे में यह सब लेखिका ने सुना था। ये इनके प्रारंभिक जीवन का जिक्र करते हुए कहती हैं। देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। मतलब जब लेखिका पैदा हुई, ये उनके पहले की घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया जो माँ से सुना था। अब कहती हैं कि अब उन्हीं गुणों के, जो भी गुण अवगुण उनको थे, उनके प्रारंभिक गुण और अवगुण, दुर्गुणों के भग्नावशेष होता है जो बच जाए, जो बचकर शेष बचे, ठीक है, जो बचकर मूल रूप में उपस्थित हो, साक्ष्य रूप में उपस्थित हो, ये भग्नावशेष होता है। और शेष मतलब बचा हुआ, भग्न मतलब टूटा हुआ, खंडहर टाइप का, ठीक है, को ढोते पिता थे इनके। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण बीच में इनका व्यवसाय मंदा पड़ा और आर्थिक इनको बहुत क्षति हुई। इसके पश्चात ये इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया,
जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। देखिए, लेखिका के पिता भी एक उच्च कोटि के हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और जो उस ज़माने का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। कहते हैं कि आजकल तो रॉयल्टी मिलती है बुक लिखने पर, लेकिन उस ज़माने में उतनी रॉयल्टी नहीं मिलती थी। अंग्रेज़ों का ज़माना था तो देश पराधीन था। तो कहती हैं कि जो शब्दकोश उन्होंने लिखा उससे इनको यश काफ़ी मिला, प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन धन नहीं मिला। तो उससे क्या हुआ कि जो धन मिलता तो शायद इनकी जो आर्थिक स्थिति सुधरती, लेकिन धन न मिलने के कारण जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वह जैसी कि वैसी ही रह गई, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में उसी आर्थिक स्थिति ने ही इनके व्यक्तित्व के सारे अच्छे पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। जब कभी भी हमारे दिन खराब होते हैं, बुरे दिन आते हैं, बुरा समय आता है, तो हमारे व्यक्तित्व की कठिन परीक्षा होती है, हमारे गुणों की बहुत कठिन परीक्षा होती है, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है कि हम कितना धैर्यवान हैं। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण पिताजी की जो आर्थिक स्थिति सिकुड़ती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी और अधिक विस्फारित विस्फारित का मतलब होता है फैला हुआ, फैलता हुआ, ठीक है। तो विस्फारित, क्या विस्फारित? उनका अहम और अहंकार उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। कभी अपनी गरीबी का अपने बच्चों के सामने जिक्र नहीं करते थे। ये उनका अहंकार ही था। एक सामान्य व्यक्ति अपने बच्चों और अपने पत्नी के सामने सारी अपनी सच्चाई को बयान कर देता है, लेकिन लेखिका के पिताजी ने कभी अपने बच्चों के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का जिक्र नहीं किया, क्योंकि इससे उनके अहम को ठेस पहुंचती थी। कहती हैं कि इस बात की अनुमति भी नहीं दी उन्होंने कि अपने बच्चों को इन आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए, अर्थात उन्हें भी सोचने के लिए मजबूर करें या सोचने को कहें। ऐसा कभी भी नहीं किया इन्होंने। नवाबी आदतें, रहन सहन का जो ढंग था बहुत ही ठाट शान शौकत वाला था। अधूरी महत्वाकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं, हम उन्हें पूरा करना चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए भी ऐसा था कि इनकी जो रहन सहन की आदतें थी वह बहुत उत्कृष्ट थी और तमाम अभिलाषाएं जो पूरी नहीं हो सकी थी, अधूरी थी। हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद, चूँकि जब अच्छा समय आता है तो आदमी अहंकारी हो जाता है। उस अहंकार में वो भूल जाता है कि मतलब उन्हें किस तरह से जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयाँ उन्हें विचलित कर सकती हैं। तो अपने समय को भूल जाता है, अपने भविष्य को भी भूल जाता है और भूत को भी भूल जाता है। तो लेखिका कहती हैं कि जो हमेशा ये शीर्ष पर है, अर्थात रुतबे में रहे, रुतबे में रहने के कारण बाद में जब इनकी स्थिति बिगड़ी तो हाशिए पर सरकना, मतलब गरीबी झेलने लगना। ऐसा जब परिवर्तन होता है तो आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोधी बन गए थे ऐसा करके। और ऐसा स्वभाव इनका एकाएक बदला जो स्वभाव था वह इनकी माँ को हमेशा डराता रहता था। वे इनसे कांपती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथे विश्वासघात, जो इन्हें अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने संगे संबंधियों से विश्वासघात मिला, उससे जो चोटें मिली इनको, उन चोटों को ये आँख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले, मतलब उन चोटों से घबराए नहीं, फिर भी उन पर विश्वास करते रहे। भले ही ठगे गए, भले ही इनकी आर्थिक क्षति हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसे लोगों पर ये विश्वास करते रहे। पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। शक्की व्यक्ति तब होता है जब वो दुखी होता है, पीड़ित होता है, टूटा हुआ व्यक्ति होता है। जब टूट जाएगा मन, उत्साह खत्म हो जाएगा तो मन हमारा शक्की हो जाता है। लेखिका कहती हैं, पर पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही थी कि मुझे उनका गौरव गान करना है। कहती हैं, आप लोगों के समक्ष में जो पिता की गाथा, पिता की कहानी कह रही हूँ, उसका यह उद्देश्य नहीं कि मैं उनके गौरव का गुणगान कर रही हूँ, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबियाँ, कौन सी अच्छाइयाँ और कौन सी बुराइयाँ
मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में, मेरे व्यक्तित्व की बनावट में, मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में गुथी हुई हैं, या कि अनचाहे अनचाहे, अनजाने अनचाहे किए उनके, न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी, न जानते हुए अनजाने, न चाहते हुए अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। जो व्यवहार उन्होंने ऐसी खूबियों और खामियों से किया, उससे मेरे अंदर भी कई ग्रंथियों को जन्म मिल गया। लेखिका कालीन थी, बचपन से दुबली पतली थी, मरियल सी थी, और पिताजी गोरे रंग के थे। तो पिताजी की कमजोरी थी गोरा रंग। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा करना, ऐसा उनका स्वभाव बन गया। पिताजी गोरे रंग से बहुत प्रभावित होते थे, और उनकी बड़ी बेटी जो सुशीला थी, लेखिका से अधिक गोरी थी, अधिक स्वस्थ थी, अधिक सुंदर थी, जिससे उनकी हमेशा प्रशंसा करते रहते थे और उनसे हमेशा इनकी तुलना करते रहते थे। इसलिए लेखिका के भीतर हीन भावना पैदा हो गई थी। उस हीन भावना क्या होती है कि वे अच्छी नहीं है, ये हीन भावना पैदा हो गई थी, जिससे कि ग्रंथि बन गई। ग्रंथि बनने के बाद भले ही मुझे आज इतना लेखिका बनने पर नाम मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, लेकिन इन तीनों के मिलने के बावजूद ये उस हीन भावना से अपने आप को उबर नहीं पाई, मुक्त नहीं कर पाई, बचा नहीं पाई। आज भी जब मुझे अपना परिचय करवाते समय जब कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमटती ही नहीं बल्कि गड़ जाती हूँ। कहने का मतलब ये कि जब कोई व्यक्ति, जो कोई मन संचालक लेखिका की विशेषताओं की चर्चा करने लगता है, तो लेखिका हमारे संकोच के शर्मा जाती हैं, लाल हो जाती हैं, और उन्हें लगता है कि शायद वे ऐसी नहीं है जैसा कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें उनके ऊपर विश्वास नहीं है, उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है। कहती हैं शायद अचेतन की जो प्रमस्तिष्क होता है, तमाम यह बातें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रमस्तिष्क में सुरक्षित हो जाती हैं, जो हमारी मेमोरी है, ब्रेन में जो मेमोरी कार्ड हमारा है, तमाम बातें, तमाम घटनाएं, तमाम यादें जाकर वहाँ सुरक्षित हो जाती हैं। तो वहीं जो अचेतन की परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते लेखिका कभी भी अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं कर पाती, उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है, सब कुछ मुझे तुक्का सा ही लगता है कि हाँ हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर कभी भी भन्ना जाती थीं, कि जो पिताजी का व्यवहार इन्हें बुरा लगता था, जिस व्यवहार को देख कर के भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे से उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। कहती हैं कहीं न कहीं पिताजी के द्वारा बार बार शक किए जाने पर इनका मन खींच सा गया था, इनके अंदर हीनता की ग्रंथि पैदा हो गई थी, जिसका परिणाम है कि ये आज तक अपने पर विश्वास नहीं कर पाती हैं। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। लेखिका कहती हैं पिताजी भी शकी और हुए तो ऐसे ही नहीं हो गए, परिस्थितियों ने जो उनके साथ परिस्थितियाँ आईं, उलझनें आईं, और सगे संबंधियों का व्यवहार था, सगे संबंधियों द्वारा धोखा दिया गया, जो उनके मित्रों ने, बहुत इष्ट मित्रों ने, अभिन्न मित्रों ने उन्हें धोखा दिया, इन सब बातों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उनके मन में शक की भावना घर कर गई थी, जो कि बाद में हम लोगों के ऊपर कुछ न कुछ उसका प्रभाव अवश्य पड़ा। होश संभालने के बाद से ही जिस पिताजी ने कभी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रही, मतलब अंतर विरोध, पिताजी के वैचारिक स्वभाव और लेखिका के वैचारिक स्वभाव में काफ़ी अंतर था, इससे इन लोगों के बीच हमेशा अंतर विरोध चलता रहा। इसका न जाने कितने रूपों में मुझ में उल्लेख दिखाई पड़ता है हमारे चरित्र में। उनके लेखिका कहती है कि मेरे व्यक्तित्व में, मेरे चरित्र में उस अंतर विरोध का तमाम जो उदाहरण है वह देखा जा सकता है। कहीं कुंठा क्या होती है, वही हीन भावना, अपने आप को कम समझना, अपने आप को अच्छा ना समझना ही कुंठा है। कहीं प्रतिक्रिया के रूप में तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में, केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी पीढ़ियों परंपरा को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता। कहती हैं कि बाहरी भिन्नता, बाहर देखिए भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न वेश के, भिन्न भिन्न व्यवहार के, भिन्न भिन्न चरित्र के लोग विद्यमान हैं,
और ऐसे लोग भी विद्यमान हैं जो परंपरा से परंपराओं का पालन करते रहे, तमाम परंपराओं को ठुकराते रहे हैं, तमाम अपनी पीढ़ियों के द्वारा दिखाई गई परंपराओं को ठुकरा देते हैं। तो ऐसे लोगों को कहती हैं क्या इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनका आसन्न अतीत, आसन्न में निकट, और अतीत मतलब जो समय व्यतीत हो गया है, जो निकट कुछ ही दिनों पहले जो बीता है, किस कदर किस तरह उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। ठीक है, तो आगे कहती हैं समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, समय परिवर्तनशील है, समय एक से एक लोगों को मिट्टी मिला देता है, एक से एक मिट्टी मिली लोगों को आसमान तक पहुंचा देता है। तो समय का प्रवाह कहती हैं भले ही हमें कहीं बहा कर ले जाए, स्थितियां परिस्थितियां और परिस्थितियों का दबाव भले ही लेखिका कहती हैं हमारे रूप को बदल दे, लेकिन हम कभी भी पूरी तरह से उनसे उबर तो सकते नहीं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, बार बार कहती हैं बेपढ़ी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, पिताजी के स्वभाव के उल्टे स्वभाव वाली थी इनकी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य, धरती को सबसे बड़ा धैर्यवान कहा गया है, धैर्य में सबसे बड़ी धरती है, धरती इतना किसी का धैर्य नहीं है। और सहन शक्ति कहती हैं जितनी सहन शक्ति जितना धैर्य धरती माता का है, शायद उतना मेरी माँ में है। पिताजी की हर ज्यादती, पिताजी के हर अत्याचार को अपने बच्चों के लिए ये सहती रहती हैं। कहती हैं पिता की हर ज्यादती को अपना प्राप्य, प्राप्य मतलब जिसे पाया जा सके, प्राप्य समझ लेती हैं कि हमारे किस्मत में नहीं है जो मिल रहा है। बच्चों की अच्छी फरमाइश, बुरी फरमाइश, उचित हो अनुचित है, बच्चों की जिद, इन तीनों को, उचित फरमाइश को, अनुचित फरमाइश को, जिद को अपना फर्ज समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके इनकी माँ बड़े ही सहज भाव से स्वीकार करती थी। कहती उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, पिता से नहीं मांगा, भाइयों से बहनों से किसी से नहीं मांगा, चाहा नहीं, अपने लिए कुछ चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया, देने में विश्वास रखती थी, कभी लेने की इच्छा नहीं व्यक्त की। ऐसी निस्वार्थी थी इनकी माँ। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के ही साथ था। उसका असर था कि माँ का जो असर था वो लेखिका पर पूरी तरह से था, और शायद इनके भाई बहन इनकी माँ को सबसे ज़्यादा विश्वास, सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। कहती हैं कि निहायत असहाय मजबूरी में, निहायत बिल्कुल असहाय, जो उसकी सहायता के लायक न हो, उसकी सहायता न की जा रही हो, मजबूरी में लिपटा, मजबूरी व्यवस्था में लिपटा इनका यह त्याग, जो त्याग इनकी माँ ने किया और कभी उनका आदर्श नहीं बन सका। लेखिका ने कभी उनको तवज्जो नहीं दी, क्योंकि इनकी दृष्टि में वह अन्याय था, अत्याचार था जो माँ सह रही थी। इतना अत्याचार, इतना अन्याय एक स्त्री को नहीं सहना चाहिए, ऐसी लेखिका की सोच थी। इसीलिए शायद ही लेखिका ने उनके गुणों को आदर्श समझा हो। न लेखिका को न ही उनका त्याग प्रभावित कर सका और न ही उनकी सहनशीलता, क्योंकि ये दोनों लेखिका की निगाह में ठीक नहीं थे। उनके त्याग और असहनशीलता दोनों को ही लेखिका अच्छा नहीं मानती थी, वे उनके प्रति हो रहे अन्याय के रूप में देखती थी। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। कहती हैं अपने पैतृक पिता से संबंधित पुराण मतलब गाथा, कहानी, अब मैं यही समाप्त करके अपने व्यक्तित्व पर, अपने लेखन पर, अपने व्यक्तित्व के निर्माण पर मैं लौट आती हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी बीच वाले पेज के लिए कल हम प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से हम शब्दार्थों को देख लेंगे। साम्राज्य, अधिकार, राज्य, निहायत बिल्कुल अव्यवस्थित, बिना किसी नियम व्यवस्था के, डिक्टेशन, मुँह से बोलकर लिखवाना, सूत्रलेख जिसे कहते हैं, व्यक्तित्व विहीन, किसी विशेषता और अधिकार से रहित, जरूरत के अनुसार ढल जाने वाली, सदैव मैंने हमेशा तत्पर, मैंने तैयार, प्रतिष्ठा, सम्मान, उपदेश, सीख, भाषण, ओहदा, पद, खुशहाली, अच्छी आर्थिक स्थिति, दरिया दिली, खुला दिल होना, चर्चे, बातें होना, बेहद बहुत अधिक संवेदनशील, छोटी छोटी बातें महसूस करने वाले, भावुक, अहमवादी, अहंकारी, भग्नावशेष, भग्न मैंने टूटा हुआ, अवशेष मैंने बचा हुआ, टूटे हुए बचे हुए अंश, आर्थिक झटका, धन संबंधी बड़ी हानि, बलबूते मैंने बल पर,
विषयवार, विषय के अनुसार, यश प्रसिद्धि, अर्थ मतलब धन, सकारात्मक पहलू अच्छी बातें, अच्छे गुण, निचोड़ना समाप्त करना, सिकुड़ती कम होती, तंग होती, स्थिति दशा, विस्फारित फैलता हुआ, अहम अहंकार, अनुमति स्वीकृति, व्यवस्था मजबूरी, भागीदार हिस्से बांटने वाला सुनने वाला, नवाबी आदतें बहुत खर्चीली आदतें, महत्वाकांक्षाएं महत्व पाने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, सिर सबसे ऊपर, हाशिए पर महत्वहीन स्थान पर, यातना पीड़ा, विश्वासघात करना, विश्वास पर चोट करना, धोखा देना, आंख मूंद कर बिना जांचे चपेट में आना, प्रभाव में आना, पितृगाथा पिता की कहानी, गौरवगान सम्मान करना, खूबी अच्छाई, खामियां कमियां, ताने बांधने रचना, गुथी होना, रची हुई होना, ग्रंथि मतलब गांठ, मन में दबी भावना, दुबली पतली, कमजोरी होना, दुबली पतली होना मतलब कमज़ोर होना, ठीक है। हीन भावना, छोटा होने का भाव, वर पाना, मुक्त होना, लेखकी उपलब्धि, लेखिका के रूप में सफलता पाना, जिक्र मतलब चर्चा, संकोच मतलब शर्म, गड़ने को हो आना, शर्म से लाल हो जाना, संकोच करना, अचेतन मतलब मन की सोई हुई अवस्था, पर्त मतलब चादर, तुक्का भाग्य से प्राप्त, भरना जाना, क्रोध करना, गुस्सा करना, एकाएक अचानक, खंडित विश्वास, टूटे हुए विश्वास, व्यथा मतलब दुख, झलक मतलब प्रकाश, उपजा पैदा हुआ, होश संभालना, समझदार होना, टक्कर चलना, संघर्ष होना, कुंठा मन में दबी हुई रुकी हुई भावनाएं, प्रतिक्रिया विरोध, प्रतिच्छाया किसी चीज़ की छाया पड़ना, भिन्नता अलगाव, परंपरा पीछे से चली आती हुई आदतें, पीढ़ियाँ एक समय में रहने वाले लोग, नकारना मना करना, इनकार करना, एहसास मतलब अनुभव, आसन्न मतलब समीप बैठा हुआ, अतीत इतिहास बीता हुआ समय, कदर मतलब पुकार, जड़ जमाना अंदर तक बैठना, प्रवाह मतलब बहाव, मुक्त मतलब आज़ाद, विपरीत उल्टी, धैर्य मतलब धीरज, ज्यादती अत्याचार, प्राप्य मतलब भाग्य मिलने, भाग्य कहते हैं प्राप्य क्यों, और जो पाया जा सके उसे मिलने योग्य वस्तु कह रहे हैं, फरमाइश इच्छा, फर्ज मतलब कर्तव्य, सहज स्वाभाविक सहानुभूति दया, किसी के दुख में दुखी होना, असहाय इसकी सहायता करने वाला कोई न हो, मजबूर, आदर्श अपनाने योग्य बात, सहिष्णुता सहनशीलता, पैतृक पुराण, पिता से संबंधित कहानियाँ। इस तरह से यह आज का जो पाठ है वह समाप्त हुआ। आज का पाठ समाप्त हुआ, अभी पाठ समाप्त नहीं हुआ है। आज जो निर्धारित पेज संख्या 93 94 था, इन दोनों पृष्ठों को हमने पढ़ाया। आपको इस दोनों पृष्ठों में जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नज़र आ रही हो उसे आप बेशक बेहिचक पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्नों को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप ध्यान से इन प्रश्नों को सुने। लेखिका का परिवार अजमेर किस कारण आया? इंदौर रहते हुए लेखिका के पिता आर्थिक संकट में फंस गए थे। वह संकट इतना गहरा और चोटिल था कि उन्हें इंदौर छोड़कर अजमेर आना पड़ा। भग्नावशेषों को ढोते हुए पिता का आशय क्या है? अपने पुराने वैभव के बचे हुए खुचे अंशों को उनकी यादों के सहारे जीते हुए पिता। इससे मालूम चलता है कि इस समय वे जिंदगी की जैसे तैसे काट रहे थे। उनकी वर्तमान दशा जर्जर थी। मन में पुराने वैभव के नष्ट होने का दुख था। आइए कहते हैं कि आर्थिक दुर्वस्था का घर में क्या दुष्परिणाम हुआ। आर्थिक जब विपत्ति आई, संकट आया, पूरा परिवार पुराना शहर छोड़कर अजमेर में बसना पड़ा। पिता के सारे गुण अवगुण में बदलने लगे। वे हमेशा क्रोध, अहंकार, संदेह के घेरे में रहने लगे। माता हमेशा डरी डरी रहने लगी। बच्चे भी क्रोध और संदेह का शिकार बनने लगे। पिताजी के कोष निर्माण से क्या लाभ हुआ? पिताजी को अंग्रेजी हिंदी कोष बनाने से यश प्रतिष्ठा का लाभ हुआ, कि धन नहीं मिला। लेखिका के पिता किस लिए क्रुद्ध रहते थे? लेखिका के पिताजी क्रोधी बनने लगे। उनके क्रोध का कारण था उनकी बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, पुरानी नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, प्रधान होने के बावजूद उनके महत्व का घटते जाना। इस अनुच्छेद के आधार पर लेखक की दशा पर टिप्पणी कीजिए। प्रायः लेखकों की दशा आर्थिक शोचनीय होती है। उनके पास धन वैभव के नाम पर कुछ नहीं होता, केवल सम्मान और यश प्रतिष्ठा ही होती है। उनका यश तो चारों तरफ फैला होता है, किंतु आर्थिक दृष्टि से वे फटेहाल होते हैं। इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है।
सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना मतलब गरीबी विश्वासघात के कारण लेखिका के पिता के मन में गहरी चोट लगी थी। इस चोट ने उनके व्यक्तित्व के गुणों को नष्ट कर दिया, उनकी सद्भावनाएं समाप्त हो गईं। लेखिका के पिता अहंकारी थे, उन्होंने अपने धन वैभव का अहंकार था, तब वे दूसरों की सामने अपनी गरीबी फटे हाली का रोना रोकर छोटे नहीं होना चाहते थे। इसलिए वे कभी अपने परिवारजनों को भी अपने मन की पीड़ा बता नहीं पाए। लेखिका के अनुसार उनके अपनों ने उनके साथ विश्वासघात किया था, इस कारण वे टूट गए थे और परिणाम स्वरूप बहुत ही शक्की हो गए थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम कल फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।